नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष पर हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे संघर्ष से जुड़ी हर अहम खबर, साथ ही जायजा लेंगे संघर्ष विराम के लिए हो रहे कूटनीतिक प्रयासों का भी। इजराइल लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव और झड़पों पर भी डालेंगे नजर। साथ ही बात होगी गाजा में मानवीय सहायता की भी। इजराइल हमास संघर्ष का आज 31वां दिन है। आइए सबसे पहले देखते हैं संघर्ष के आज के इस 31वें दिन के आखिर हालात क्या है। इसराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई लगातार और तेज कर दी है और भीषण कर दी है। अभी तक इसराइल कहता है कि वो 12,000 से ज्यादा टारगेट्स को अटैक कर चुका है। कल के पूरे दिन में कम से कम 3,000 टारगेट्स पे अटैक हुआ। एक महीना बीतने के बाद भी इजराइल हमास संघर्ष की आग वैसे ही भड़की हुई है। इजराइल गजा में हमास के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। समुद्र और हवा के साथ साथ इजराइल का जमीनी सैन्य अभियान भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गजा सिटी की संपूर्ण घेराबंदी करके गजा पट्टी को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है। इजराइल गजा सीमा के रास्ते आगे बढ़ रहे इजराइल के सैनिक तट तक पहुंच गए हैं। इस तरह गजा पट्टी 2 भागों में बढ़ गई है। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान मुख्यतः उत्तरी गजा में जारी है। इजरायली सेना आम लोगों से दक्षिण में चले जाने को कह रही है। इसके लिए उसने उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए एक मानवीय निकासी गलियारा खोलने की भी बात कही है। أنا بطلب كمان مرة لكل مواطنين شمال القطاع ومدينة غزة انزلوا جنوب। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि उत्तरी गाजा पट्टी के सभी नागरिक दक्षिण में चले जाएं। उत्तरी गाजा पट्टी और गाजा शहर एक युद्ध क्षेत्र है, एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है। आपराधिक हमास आतंकवादी संगठन आपको मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। दक्षिण की ओर बढ़ें। हमास के नेतृत्व वाले गजा प्रशासन ने पिछली रात इजराइल के हमलों में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत का दावा किया है। रफा क्रॉसिंग के पास तल सुल्तान में इजराइल के हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया गया, जबकि मध्य गजा पट्टी में स्थित अज़ुवैदा में 10 लोगों की मौत की खबर है। जबालिया शरणार्थी शिविर में एक मकान को भी निशाना बनाए जाने की सूचना है। इजराइल इस शिविर पर पहले भी कई बार हमला कर चुका है, जिसमें हमास के शीर्ष कमांडरों को ढेर कर दिया गया था। इससे पहले गजा में हमास प्रशासित स्वास्थ्य विभाग ने मगाजी शरणार्थी शिविर पर हमले में 40 लोगों की मौत का दावा किया था। दावा किया गया था कि शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि इजराइल की सेना ने इस शिविर को निशाना बनाया। हमास के खिलाफ जारी सैन्य अभियान में इजराइल की सेना को काफी जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इजराइल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 30 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच इजराइल का कहना है कि उसका सैन्य अभियान हमास के खिलाफ विजय तक नहीं रुकने वाला। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री की बात से ये संकेत जरूर मिला कि हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की स्थिति में संघर्ष में थोड़ा विराम संभव है। एक काम है जो हम नहीं करेंगे और वो है हमारे बंधकों की रिहाई से पहले संघर्ष विराम। इस संभावना को पूरी तरह खारिज समझिए। हम अपने दोस्त दुश्मन सबसे कह चुके हैं कि जीत हासिल होने तक हम नहीं रुकने वाले। हमारे पास यह विकल्प है ही नहीं। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल रक्षा तंत्र इन्हें हवा में ही नष्ट कर रहा है। रविवार शाम भी तेल अवीव की तरफ दागे गए ऐसे रॉकेट हवा में मार गिराए गए। हमास की तरफ से तेल अवीव की तरफ दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इजराइल के अन्य शहरों में भी मिसाइल हमलों को लेकर चौकसी बरती जा रही है। रात में तेल अवीव के आसमान पर हमास के मिसाइलों को नष्ट करने का सिलसिला जारी रहा। मिसाइल सुरक्षा तंत्र द्वारा मिसाइल मार गिराने की आवाजों और मिसाइल हमले के अलर्ट का सायरन तेल अवीव में रात भर सुना जा सकता है। हमास के सैन्य विंग ने इजराइल की तरफ दागी जा रही मिसाइलों की वीडियो जारी की है। दिन और रात में ली गई इन तस्वीरों में दर्जनों मिसाइलों को दागे जाते देखा जा सकता है। इजराइल का दावा है कि हमास रॉकेट दागने के लिए गजा में ऐसे स्थानों का चयन कर रहा है जहां लोगों की ज्यादा आवाजाही हो। इजराइल का कहना है कि हमास अस्पतालों और बच्चों के खेल के मैदानों जैसे स्थानों के पास अपने मिसाइल लॉन्च पैड बना रहा है।
इजरायली सेना ने गजा में बच्चों के खेल के मैदान और स्विमिंग पूल के पास हमास के ऐसे ही मिसाइल लॉन्च पैड की तस्वीरें जारी की। हम बैते हनून में एक आवासीय क्षेत्र में हैं। हम यहाँ इजराइल की ओर रॉकेट दागने के लिए 4 लॉन्चिंग बैरल देख सकते हैं। यह बच्चों के स्विमिंग पूल से केवल 5 मीटर और आवासीय भवनों से शायद 20 या 30 मीटर की दूरी पर है। वहीं इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में हमास की सुरंगों, कमांड सेंटरों और रॉकेट लॉन्चरों के एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो अस्पतालों के नीचे और आसपास थे। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने ऐसे वीडियो, तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जो उनके अनुसार अस्पतालों को कवर के रूप में इस्तेमाल करने और नागरिकों को युद्ध क्षेत्र छोड़ने से रोकने की हमास की रणनीति को दिखाते हैं। हालांकि हमास इजराइल के इन आरोपों को खारिज करता है। इजराइल की सेना गजा के साथ साथ पश्चिमी तट में भी सैन्य अभियान जारी रखे हुए है। इजरायली बलों की छापेमारी नाब्लुस में भी हुई। हमास के आतंकियों की तलाश में की जा रही इस कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़पें भी हो रही हैं। जेनीन शरणार्थी शिविर सहित कई इलाकों में इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान सशस्त्र प्रतिरोध भी देखा जा रहा है। और इजराइल हमास संघर्ष के बीच लड़ाई के और मोर्चे भी खुल गए हैं। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें बहुत बढ़ गई हैं। एक हमले में 4 लेबनानी लोगों की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। उधर इजराइल का कहना है कि लेबनान ने हिजबुल्लाह की हर गतिविधि पर उसकी नजर है। गजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा इजराइल लेबनान से लगी अपनी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ भी मोर्चा ले रहा है। पिछले कई दिनों से इजराइल हिजबुल्लाह टकराव में इजाफा देखा जा रहा है। इजराइल का आरोप है कि लेबनान का ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ईरान की शह पर उसकी सीमा में हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में एक हमले में 4 लोगों की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल की सीमा से सटे गांव में एक कार इजराइल के हमले का निशाना बनी। इसमें 3 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पों में तेजी आ गई है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बढ़ते तनाव और झड़पों के बीच इजराइल लेबनान सीमा पर धुएं के बादल उठते देखे गए। शनिवार को इजराइल ने लेबनान की तरफ से उड़ते हुए आ रहे एक ड्रोन को लेबनान के ही वायु क्षेत्र में मार गिराया था। उधर लेबनान की सीमा से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल उत्तरी इजराइल में आकर गिरी। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल की सेना लेबनान की सीमा के अंदर स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगी है। इजरायली सेना का कहना है कि यही ठिकाने उसकी सीमा के भीतर हमलों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल की सैन्य चौकियों को नुकसान पहुंचाने के लगातार दावे कर रहा है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने इजराइल के सैन्य निगरानी स्थलों पर रॉकेट हमले किए हैं। इन हमलों में सैन्य निगरानी कैमरों से लैस क्रेनों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल का कहना है कि उसकी नज़र हिजबुल्लाह की हर गतिविधि पर है। लेबनान की सीमा में हमले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जो हमें धमकाएगा उस पर हमला किया जाएगा। जहां तक लेबनान की बात है, हम खुफिया जानकारी के आधार पर हमला करते हैं और हम हमला करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है। जो भी हमें धमकाएगा हम उस पर हमला करेंगे। लेबनान में हो रही हर गतिविधि पर हमारी नज़र है। हम उसका आकलन करते हैं। इस बीच अमेरिका क्षेत्र में अपने सैनिकों और ठिकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हाल के दिनों में इन ठिकानों पर बढ़ते हमलों को लेकर अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थक समूहों को फिर चेताया है। अघोषित दौरे पर इराक पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जो भी गजा संघर्ष के बहाने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा पैदा करने का मौका देख रहा है, उसे स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। ईरान से संबंध मिलीशिया से आने वाली धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार हैं और हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठाएंगे। हम ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। That's good, but it's grossly insufficient. इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में परमाणु मिसाइल लैस पनडुब्बी भेजी है।
इस कदम को ईरान और उसके समर्थक सशस्त्र समूहों के लिए अमेरिका की तरफ से संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने इससे पहले क्षेत्र में तैनाती के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजे थे। इस बीच एक और अहम घटनाक्रम में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से तेहरान में मुलाकात की है। खामनेई के कार्यालय ने बैठक की तस्वीर जारी करते हुए बताया कि हमास के प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी सर्वोच्च नेता के साथ विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। अपने अज्ञात ठिकाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए गए संबोधन में उन्होंने इजराइल को लेबनान की सीमा पर उलझाए रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह का प्रयास है कि इजरायली सेना गजा पर पूरा ध्यान न लगा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की के दौरे पर हैं। उन्होंने अंकारा में अपने समकक्ष हकाम फिदान से मुलाकात की है। पश्चिमी एशिया दौरे के तहत तुर्की अमेरिकी विदेश मंत्री का आखिरी पड़ाव है। इजराइल हमास संघर्ष पर अपनी पश्चिम एशिया कूटनीति के तहत अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अंतिम पड़ाव के तौर पर तुर्की के अंकारा पहुंचे। संघर्ष शुरू होने के बाद ब्लिंकन का ये पश्चिम एशिया का दूसरा दौरा है। एंटनी ब्लिंकन का शुक्रवार को इजराइल, शनिवार को जॉर्डन, रविवार को वेस्ट बैंक, इराक और तुर्की का धुआंधार दौरा ये दिखाता है कि अमेरिका पर संघर्ष को रोकने और संघर्ष का दायरा इस क्षेत्र में फैलने से रोकने का दबाव है। मानवीय संकट में फंसे फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए भी अमेरिका प्रयास कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन तुर्की के दौरे से पहले इराक पहुंचे। इराक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अस्सुदानी के साथ संघर्ष को फैलने से रोकने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। ब्लिंकन की यात्रा पहले से प्लान नहीं थी और वो अचानक इराक पहुंचे थे। मुझे लगता है कि हर कोई मानवीय संघर्ष विराम का स्वागत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर तौर पर अलग अलग विचार हैं, खासकर संघर्ष विराम के सवाल पर, लेकिन कल अम्मान में मौजूद मेरे सभी सहयोगियों के साथ मेरी बातचीत में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई मानवीय संघर्ष विराम का स्वागत करेगा, क्योंकि फिर से यह उन चीजों को आगे बढ़ाएगा जिन्हें हम सभी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बंधुओं को वापस लाना है और बहुत कुछ हासिल करना है। इसमें गाजा में सहायता पहुंचाना और गाजा से लोगों को बाहर निकालना भी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो कि यहाँ हैं इस रीजन में, उन्होंने अलग अलग नेताओं से मीटिंग की। परसों उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग की, फिर अरब के लीडर्स जिसमें जॉर्डन के किंग थे, लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और कल उन्होंने रामल्ला में मीटिंग की महमूद अब्बास के साथ। ब्लिंकन कड़ी सुरक्षा के बीच बख्तरबंद वाहनों से रमल्ला पहुंचे। अमेरिकी विदेश विभाग ने ब्लिंकन की यात्रा को तब तक सीक्रेट रखा जब तक वो वेस्ट बैंक से नहीं निकल गए। एंटनी ब्लिंकन ने पहले जॉर्डन दौरे पर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और शहजादे हुसैन से मुलाकात की। इससे पहले जॉर्डन में अरब नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अरब लीडर्स और महमूद अब्बास जो फलस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को ये कहा कि आप सीज फायर करवाएं। वहीं ब्लिंकन ने सीज फायर पर कोई आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि हालांकि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन पॉज या कुछ देर के लिए जंग रोकने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति बाइडेन के कहने के बाद उनका मैसेज लेके आए थे, पर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सीज फायर का तो सवाल नहीं उठता, ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी नहीं होगा। तो यहाँ युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और अब सबसे बड़ी समस्या अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये है कि कहीं ये जंग, ये युद्ध, ये संघर्ष रीजनली एस्केलेट ना कर जाए और दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्लाह, हाउथीज जो लगातार इजराइल पे गोले दाग रहे हैं, वो कहीं पूरी तरह जंग में ना उतर आए और ये एक रीजनल जंग ना बन जाए। अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज। इजराइल हमास संघर्ष भीषण होता जा रहा है तो दूसरी तरफ मानवीय संघर्ष विराम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। राजनयिक स्तर पर अफ्रीकी देश चाड और तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुलाया है। इजराइल के राष्ट्रपति ने यरूशलेम में अमेरिका के नए राजदूत से मुलाकात की है। एक महीने से संघर्ष जारी। संघर्ष की विभीषिका रोकने के लिए कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास भी जारी। इजराइल और हमास संघर्ष को एक महीना पूरा हो चुका है। हमास के ठिकानों पर इजराइल की भीषण गोलीबारी के बीच मानवीय संघर्ष विराम की मांग का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस दिशा में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का
पश्चिम एशिया का दूसरा दौरा इस बात की मिसाल है। वहीं अमेरिका अन्य स्तरों पर भी कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। अमेरिका के खुफिया संगठन CIA के निदेशक विलियम बर्न्स पश्चिम एशिया के दौरे पर इजराइल पहुंचे। विलियम बर्न्स का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इससे पहले CIA प्रमुख ने मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया से मुलाकात की। CIA प्रमुख इजराइल के अलावा मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। इस बीच इजराइल में अमेरिका के नए राजदूत जैक ल्यू ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग से मुलाकात की। 31 अक्टूबर को सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद जैक ल्यू विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ शुक्रवार को इजराइल पहुंचे थे। इजराइल के राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत जैक ल्यू ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वो कठिन समय में इजराइल पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने इजराइल को अमेरिका के समर्थन की बात दोहराई। यह एक कठिन समय है। इजराइल में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना बड़े सम्मान की बात है। पिछले सप्ताह मंजूरी मिलने के कुछ ही दिन बाद मैं विदेश मंत्री के साथ इजराइल पहुंचा। यह सामान्य समय नहीं है और यह कोई आम बदलाव नहीं है। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर अराजकता, हिंसा और बुराई को हरा सकते हैं। राजदूत ल्यू, एक साथ मिलकर हम अराजकता, हिंसा और बुराई की ताकतों को हरा सकते हैं और क्षेत्र के लिए अपनी उम्मीदों को सच साबित कर सकते हैं। आप अपने इस प्रयासों में सफल हों, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस बीच अफ्रीकी देश चाड ने इजराइल से अपने राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुला लिया है। चाड ने गाजा में बढ़ती हिंसा का हवाला दिया। इससे पहले तुर्की ने गाजा में मानवीय संकट और इजरायली हमले जारी रहने के परिप्रेक्ष्य में इजराइल से अपने राजदूत को परामर्श के लिए वापस बुलाया था। इसके अलावा होंडुरास, चिली, कोलंबिया, जॉर्डन, बहरीन ने अपने अपने राजदूतों को इजराइल से वापस बुला लिया है। वहीं बोलीविया ने पिछले सप्ताह इजराइल से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर अरब देशों के बीच कूटनीति जारी है। तुर्की ने एक तरफ इजराइल में अपने राजदूत को विचार विमर्श के लिए वापस बुलाया, वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी और जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी से अलग अलग फोन पर बात कर क्षेत्र की ताजा स्थिति पर चर्चा की। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने काला सागर से सटे राइज प्रांत में कहा कि तुर्की गाजा के लिए काफी कुछ कर रहा है और इस संघर्ष में वो फिलिस्तीनियों को लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिलिस्तीन मुद्दे के संबंध में निश्चिंत रहें। गाजा में जो कुछ हो रहा है उसके संबंध में जो दिख रहा है हम उससे कहीं अधिक कर रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम गाजा में अपने भाइयों को निराश और अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने अपने कतर के दौरे पर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्साली से मुलाकात की। कैथरीन कोलोना ने गजा में स्कूलों, अस्पतालों, मानवीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की सुरक्षा की बात कही। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप होनी चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और नैतिक दायित्व है। जैसे कि आपने हमें भी याद दिलाया, गजा में हुए हमलों में कई मौतें हुई। नागरिकों की रक्षा करना एक दायित्व है। विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों, मानवीय कर्मियों, पत्रकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए। हमास के अपराधों का खमियाजा फिलिस्तीनी नागरिकों को नहीं भुगतना पड़े। इस बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इजराइल के किबुत्ज कफर आजा का दौरा किया, जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमला किया था। इजरायली सैनिकों और अधिकारियों के साथ जॉनसन और मॉरिसन ने हमास के हमले का शिकार बने जले घरों का दौरा किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि होलोकास्ट की यादें धुंधली होने लगी हैं, लेकिन यहूदी विरोध भावना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदी लोगों पर इस तरह का एक भी हमला नहीं हुआ है। उस दौरान 60 लोग मारे गए थे। उसकी यादें धुंधली होने लगी थी। अब हम कुछ मोर्चों और प्रदर्शनों के जरिए देख रहे हैं कि उसमें यहूदी भावना विरोधी के अधिक से अधिक सबूत दिख रहे हैं। अंत में यही कहूंगा कि इसे ना मेरे देश में और ना कहीं इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। The memory may be starting to fade. Look around. This is the end of anti-Semitism. This is where it ends. चारों तरफ हमने जो देखा वह यहूदी लोगों के खिलाफ घृणा को दिखाता है। इसके छोटे से रूप को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह एक छोटे बीज के रूप में शुरू हुआ और इसने भयानक रूप ले लिया है। Tolerated in its most smallest form.
इजराइल और हमास के संघर्ष के एक महीने बाद संघर्ष का दौर थमने के बजाय और भयानक रूप लेता जा रहा है। गजा में मानवीय मदद को पहुंचाने के लिए संघर्ष विराम की कोशिश हो रही है। गजा में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ये प्रयास कितने कारगर साबित होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और गजा के रफाह क्रॉसिंग के रास्ते विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों की निकासी का काम 2 दिनों से बंद है। कई विदेशी नागरिक फिर से रफाह क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जॉर्डन ने गाजा में मेडिकल सुविधाओं को हवाई मार्ग से गिराने का दावा किया है। गाजा और मिस्र के बीच का रफाह क्रॉसिंग गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद पहुंचाने का एकमात्र जरिया बना हुआ है। यही क्रॉसिंग गाजा से विदेशी नागरिकों और घायल फिलिस्तीनियों के इलाज के लिए भी उम्मीद का द्वार है। रफाह क्रॉसिंग के जरिए मानवीय मदद का पहुंचना लगातार जारी है, लेकिन ये गाजा वासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कम है। गाजा में लगातार मानवीय सहायता पहुंचते रहे, इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। गाजा के लोग केवल रोटी और पानी पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। 3 सप्ताह पहले शुरू हुए मानवीय मदद पहुंचाने के प्रयास को तेज करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कई देशों से मानवीय मदद मिस्र पहुंच रही है। फ्रांस का सैन्य विमान 18 टन मानवीय मदद लेकर मिस्र के अल अरिश शहर पहुंचा। इस मानवीय मदद में दवा, खाद्य सामग्री और जनरेटर शामिल हैं। गाजा से नज़दीक होने के कारण अल अरिश शहर में मदद पहुंचाई गई है। अब ये रफाह क्रॉसिंग के जरिए गाजा पहुंचेगी। फ्रांस ने इससे पहले पिछले सप्ताह 9 सैनिक जहाज के जरिए गाजा के अस्पतालों के लिए ज़रूरी मदद भेजी थी। रफाह क्रॉसिंग के जरिए भेजे जाने वाले मानवीय मदद के ट्रकों की संख्या को अमेरिका लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इराक के बगदाद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मानवीय मदद के ट्रकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब हमने 3 सप्ताह पहले मानवीय सहायता शुरू करने के बारे में बातचीत की थी, तो यह वास्तव में इसे आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन ऐसे करने की हमारी प्रतिबद्धता थी। उस प्रक्रिया को लागू करने में कुछ दिन लग गए। तब से हमारे पास ट्रकों का आना जाना लगा हुआ है और हमारे पास प्रतिदिन लगभग 100 ट्रक आते जाते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह पूरी तरह से अपर्याप्त है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मानवीय मदद की खेप के काफ़ी कम होने पर लगातार चिंता जता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रमुख सिंडी मैककेन ने एक लिखित बयान जारी कर कहा कि वर्तमान में गाजा में प्रवेश करने वाली सहायता वहां के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे पहले उन्होंने गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए हताशा भरी अपील की। लोग काफ़ी भयावह स्थिति में रह रहे हैं। खाना और पानी खत्म हो रहा है। लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की सख्त ज़रूरत है। मदद पहुंचाने वाले इसे सुरक्षित तरीके से पहुंचाएं। इसके बिना और मौतें होंगी और संघर्ष के फैलने का खतरा है। इस बीच पोप फ्रांसिस ने गाजा में संघर्ष को तत्काल रोकने की अपील की। साथ ही उन्होंने गाजा में बहुत गंभीर स्थिति को कम करने के लिए मानवीय सहायता पहुँचाने और घायल आपको सीधे ले चलते हैं एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत आटा के नाम से इस आटे की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। सफल हो और उसी कर्तव्य की भावना से हमारे सामान्य लोगों तक, चाहे गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्गीय हो, उनको खाद्य के पदार्थ कम मूल्यों पे लगातार मिलते रहे, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार करते रहते हैं। साथ ही साथ उनको चिंता रहती है कि किसानों को भी सही मूल्य मिले उनके उत्पादन का, और इन दोनों को एक साथ जोड़ के जब होलिस्टिक थिंकिंग होती है, बहुमुखी सोच जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है, उसको जब हम देखते हैं, उसमें से उभरता है इस प्रकार का प्रयास, जिसमें भारत दाल भी 60 रुपए में उपलब्ध की जाती है देश भर में। अब उसके पहले टमाटर हो या प्याज हो, जब जब उपभोक्ता के ऊपर किसी वस्तु का कीमतों में परेशानी नजर आई, तब तक केंद्र सरकार ने पहल की
और लोगों तक सस्ते में ये वस्तु मिल सके, खाद्य पदार्थ मिल सके, इसकी चिंता करने का एक नया पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक मंत्री समूह ने ऐसा निर्णय लिया कि हम एक तरफ किसानों से सामान को खरीदें, उनको सही मूल्य मिले, किसानों को तकलीफ ना हो, जहां भी प्रोडक्शन होती है उस क्षेत्र में हमारे अधिकारी पहुंच के वहां से किसानों का सामान सही दाम पे खरीदे, उनको अच्छे दाम मिले किसानों को, और उपभोक्ता को अगर किसी वस्तु में महंगाई की चोट पड़ रही है तो केंद्र सरकार ये व्यवस्था खड़ी कर रही है जिससे चाहे वो मोबाइल वैन हो, चाहे केंद्रीय भंडार हो, चाहे अलग अलग जो हमारे साधन है केंद्र या राज्य सरकार के पास सामान पहुंचाने का, उसमें सही दाम पर, कम कीमत पर उनको, उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ मिल सके। और जो बीच में अगर कोई फासला होता है, कोई नुकसान होता है, तो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद शुरू किया, उस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से उसका भुगतान करके किसानों की भी पूरी चिंता करना, 140 करोड़ उपभोक्ता को भी सामान सस्ते में मिल सके, ये वास्तव में पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लगातार 9.5 वर्ष एक तरफ गरीबों का कल्याण, सुशासन और देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को सशक्त बनाना, देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने का काम लिया है, उसके लिए अन्य योजनाएं लागू की हैं। उसमें से एक नई पहल जो शुरू की थी कुछ महीने पहले, उसको आज विस्तार देने का काम आपके समक्ष किया जा रहा है। शुरुआत में जब ध्यान आया कि बारिश के कारण, बारिश ना होने के कारण और फिर बारिश अधिक होने के कारण जो टमाटर में कमी महसूस हुई, और उसके कारण जब हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक जैसे टमाटर के उत्पादन वाले राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और टमाटर का पूरा उत्पादन ध्वस्त हो गया, तब ये पहल की गई थी और जिन राज्यों में टमाटर मिला उसको लेकर सस्ते में उपभोक्ता तक पहुंचाकर कीमतों को कम रखा गया। जब किसानों को तकलीफ आई कि एक तरफ कुछ इलाकों में सामान बिक नहीं रहा था, टमाटर बिक नहीं रहा था, उस इलाके से टमाटर खरीद के देश भर में टमाटर सस्ते में बेचकर केंद्र सरकार ने किसानों के भी संरक्षण किया और उपभोक्ता को भी लाभ पहुंचाया। उस सफल पहल के बाद भारत दाल 60 रुपए में उपलब्ध कराने के लिए जो केंद्र सरकार के पास भंडारण में दाल थी, उसको हमने पिसवाकर चक्कियों पर भेजकर भारत दाल मात्र 60 रुपए में उपलब्ध कराई देश भर में, जिसके कारण दालों की कीमतों में भी एक संतुलन ला पाए। आगे चल के जब प्याज में किसानों को तकलीफ हुई कि उनको सही मूल्य नहीं मिल रहा था, तो केंद्र सरकार ने जहां 2 लाख टन का बफर स्टॉक होता था उसको बढ़ा के 5 लाख टन किया और फिर अधिक बढ़ा के 7 लाख टन किया, और उस प्याज को मात्र 25 रुपए में देश भर में या तो मोबाइल वैन या एनसीसीएफ नैफेड के माध्यम से पहुंचाया, जिससे प्याज के दाम भी तुरंत गिरे। और आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, अब पुनः एक बार वो पुराने रेट्स पर प्याज के दाम आ गए, 30-40 रुपए में देश भर में उपलब्ध होने शुरू हो गए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह ने अमित शाह जी के नेतृत्व में ये तय किया कि क्यों ना हम हमारे उपभोक्ताओं को भारत आटा भी उपलब्ध कराएं। और आज मुझे आपके सामने ये फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य मिल रहा है मेरे दोनों सहयोगी मंत्रियों के साथ, माननीय श्री अश्विनी चौबे जी और माननीय निरंजन ज्योति जी के
साथ हम फ्लैग ऑफ करेंगे नई पहल भारत आटा, जिसमें 27.5 रुपए में 27 रुपीज 50 पैसे में हम इसको भारत आटा को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं 21 रुपए 50 पैसे पे अलॉट की गई है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को, कोऑपरेटिव संस्थाओं को, केंद्रीय भंडार को, एनसीसीएफ को और नैफेड को, जिसमें वो 21.5 में सरकार अनाज उपलब्ध कराएगी और उसको वो भारत आटा बना के 27.5 रुपए में देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज लगभग 800 के करीब वैन देश भर में चल रही हैं, जिसमें आटा उपलब्ध कराया जाएगा। कई सारे आउटलेट्स, केंद्रीय भंडार जैसे मिला के लगभग 2000 स्थानों पर, आउटलेट्स पर ये भारत दाल 60 रुपए में और भारत आटा 27 रुपए 50 पैसे में अब बड़े पैमाने पे देश भर में इसका विस्तार होगा। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिसके रहते उन्होंने, आपने देखा 2 ही दिन पहले उन्होंने बड़ा फैसला किया कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अनाज 5 किलो प्रति माह हर व्यक्ति को 80 करोड़ व्यक्तियों को मिलता है, वो अब पूरी तरीके से मुफ्त, हमने 1 साल के लिए किया था, अब और 5 साल के लिए पूरी तरीके से मुफ्त दिया जाएगा और उसमें 2 लाख करोड़ का पूरा बोझ अब केंद्र सरकार लेगी। वैसे ही प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से और स्टॉक्स के माध्यम से ये चना और आटा जो उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, ये सब महंगाई को भी अंकुश में रखने में हमें कामगार रहेगी और इसके कारण हमारे उपभोक्ता भाई बहनों को, विशेषकर गरीब परिवार या निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को ये सुविधा पहुंचने से एक बहुत बड़ा सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आम जनता को और देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए, ये पहल के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भाई बहन, हमारे किसान और हमारे उपभोक्ता सभी के बीच संतुलन बिठाते हुए ये योजना देश में महंगाई को भी संतुलन में रखेगी और साथ ही साथ इस देश में लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाएगी कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी चिंता मोदी जी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। तो आप देख रहे थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को, इन्होंने भारत आटा की लॉन्चिंग की है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पे ये कार्यक्रम चल रहा था और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पे भारत आटा की बिक्री प्रारंभ होने जा रही है। भारत आटा 27.5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भारत सरकार ने बेचने का फैसला किया है ताकि आम उपभोक्ताओं को सही दाम पर मिल सके आटा। इस वजह से ये भारत सरकार की ओर से प्रयास किया गया है। और ये तस्वीरें भारत आटा की लॉन्चिंग की। यकीनन इस बात ने सबके चेहरे पर खुशी ला दी है और अब दुलारी आएंगी यहाँ पर, जो कि गृहिणी है, यूपी धनकौर से हैं। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये कितने खुश हैं। दिवाली का ये बहुत ही सुंदर तोहफा, सौगात, दुलारी, जो कि गृहिणी है, यूपी धनकौर से आई हुई है, ये मंच पर पधार रही हैं माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा, जो इन्होंने भारत ब्रांड आटा 27.5 रुपए, मात्र 27.5 रुपए में। बहुत बहुत बधाई। देखे चेहरे की हंसी खुशी सब कुछ बता रही है। नेहा हाउसवाइफ है, दिल्ली की ही है, ये भी मंच पर पधार रही हैं। ये मास्क से अपने भले ही चेहरा उन्होंने ढका है, लेकिन बहुत पूरी खुशी के साथ मंच पर मौजूद है। रिजवाना, जो कि गृहिणी है, हाउसवाइफ है, रिजवाना से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ लाएं। दिल्ली से है ये और इन्होंने भी भारत ब्रांड आटा खरीदा है 27.5 रुपए किलो में।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रिजवाना जी। और अब मंच पर जावित्री आ रही हैं जो कि दिल्ली की हैं और हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं। इन सभी गृहिणियों के लिए जैसे बहुत ही खूबसूरत सौगात है ये भारत ब्रांड आटा। देख लीजिए कितनी खुशी जाहिर कर रही हैं जावित्री हाउसवाइफ। बहुत बहुत बधाई। 10 किलो का ये आटा भारत ब्रांड गर्व से थामे हुए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब हमारा आपसे सादर निवेदन है कि कृपया 100 भारत ब्रांड आटा वाइन्स वाहनों को फ्लैग ऑफ करके रवाना करें ताकि ये खुशी घर घर जन जन तक पहुंचे। आकांक्षाओं, उम्मीद और विश्वास के दीपक जगमगाएं। भारत भा यानी प्रकाश, रत यानी लीन, यानी ऐसा देश जो प्रकाश से भरा हो। भारत विकास के नए पर्व की ओर कदम ताल करने को बिल्कुल तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत के दिव्य प्रकाश से दुनिया अचंभित है। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को। देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को। एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। आंखों में उम्मीदों की रोशनी जगमगा रही है। ये 100 गाड़ियां पीछे जाइए क्योंकि गाड़ियां फ्लैग ऑफ करके रवाना होंगी। आप सभी से निवेदन है आप लोग पीछे जाइए। कैमरामैन से गुजारिश है हमारे दोस्त। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के कर्तव्य पथ से, जहां भारत आटा की बिक्री की शुरुआत की गई है। भारत सरकार के माध्यम से 27.5 रुपये प्रति किलो के आधार पर इसको सही मूल्य पे लोगों को मिल सके आटा, ये भारत सरकार की बड़ी एक कोशिश है। और 100 गाड़ियों का एक तरीके से रवाना करने का कार्यक्रम भी अब किया जा रहा है, जहां से ये देश के